वेलकम टू स्टडी कर दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जन स्वराज पार्टी का गठन किसने किया है? आंसर हो जाएगा प्रशांत किशोर ने। तो बिहार राज्य में एक नई पार्टी का गठन हो गया है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। चूंकि ये पार्टी बहुत दिनों से एक्टिव थी लेकिन अब ये एक राजनीतिक पार्टी बन गई है। ठीक है, तो प्रशांत किशोर बिहार में पदयात्राएं कर रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। तो अब उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती पर यानी 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित किया है। तो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? प्रशांत किशोर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो नई पार्टी बनी है जन स्वराज पार्टी, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज भारती। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो वह भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं कि यानी चुनाव के समय ये रणनीति बनाने का काम करते थे। इन्होंने मोदी जी के साथ काम किया हुआ है, ममता बनर्जी जी के साथ काम किया है और अलग अलग पार्टियों के साथ इन्होंने काम किया है चुनाव के वक्त में। तो रणनीति बनाते थे, रणनीतिकार थे, लेकिन अब ये राजनेता बन गए हैं। जन स्वराज पार्टी गांधीवाद की विचारधारा पर आधारित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। जन स्वराज पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें सभी 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी पार्टी। ठीक है, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो लेकिन आपको अपडेट होना चाहिए, भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो पहली पार्टी है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी, पांचवी है बहुजन समाज पार्टी और छठी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो ये 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। देखिए, चुनाव की बात हुई है तो भारत के चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अच्छा, चुनाव आयोग का काम क्या होता है, किस किस के चुनाव करवाता है? तो लोकसभा के चुनाव आप सभी को पता है चुनाव आयोग करवाता है। इसी प्रकार से ये राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। वर्तमान में जो राजीव कुमार हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इसके अलावा सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का या फिर उसकी 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल होगा। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। देखिए, सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी गई है हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस ई बुक को प्राप्त कर ले ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? आंसर हो जाएगा हजारीबाग, झारखंड से। तो झारखंड के हजारीबाग से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान का नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। देखिए, इस अभियान में जनजातीय शब्द जुड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभियान शुरू किया गया है ये जनजातियों के लिए किया गया है। तो ऐसे गांवों का डेवलपमेंट किया जाएगा जो जनजातीय गांव है, यानी कि जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जनजाति रहती हैं, उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान में क्या किया जाएगा कि सभी मंत्रालयों की योजनाएं इन गांवों तक पहुंचाई जाएगी और इन गांवों का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों तक आदिवासियों को फायदा पहुंचाना। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को की गई है। ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है ये योजना, तो इसे आप नोट कर लें।
पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को पीएम मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर शुरू की थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है 1 सितंबर 2023 को। और विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है 2 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली ने 27,000 रन सबसे तेज पूरे किए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। उन्होंने 594 पारियों में ये 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 रन बनाए थे, लेकिन विराट कोहली ने 594 पारियों में 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 142 वर्षों के बाद अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। तो देखिए, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कुछ सालों पहले ये फैसला लिया गया था कि 2025 तक ब्रिटेन में जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो अब ब्रिटेन में 2024 में ही जो अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र था उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन के नॉटिंघमशायर शहर में ये बिजली संयंत्र था अंतिम वाला, तो इसको भी अब बंद कर दिया गया है। यानी अब ब्रिटेन में कोयला से बिजली का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में कोयला से बिजली बनाने की शुरुआत हुई थी 1882 से, लेकिन अब 2024 में ये प्रोसेस समाप्त कर दी गई है ब्रिटेन में। तो G7 देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना है जिसने कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का फैसला लिया है और उस पर अमल भी किया है। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल होते हैं। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। तो ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स और ये है उत्तरी आयरलैंड। तो ये चारों देश मिलकर के यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? लंदन। प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर, अभी हाल ही में बने हैं। और यहाँ के सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। देखिए, G7 की भी बात हुई थी, तो G7 को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और अमेरिका, यानी ये 7 देश शामिल हैं G7 में। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2024 में G7 देशों का शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस परेड का आयोजन 8 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई में। तो तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना दिवस परेड 2024 का आयोजन किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। तो 2024 में ये जो परेड है ये तांबरम वायु स्टेशन चेन्नई में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2022 से पहले तक ऐसा हुआ करता था कि जो वायुसेना दिवस परेड होती थी ये दिल्ली में ही हुआ करती थी, लेकिन 2022 से दिल्ली के बाहर ये परेड होने लगी। तो सबसे पहले चंडीगढ़ में हुई 2022 में, फिर 2023 में प्रयागराज में हुई और अब 2024 में इसका आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। तो इस एयर शो में 72 विमान शामिल होंगे और इसमें भारत के सबसे पुराने और सबसे नए लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं और SP धरका वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की कमान और उनके हेडक्वार्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूर्वी वायु कमान का हेडक्वार्टर शिलोंग में है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का हेडक्वार्टर गांधीनगर में है और दक्षिणी वायु कमान का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। पश्चिमी वायु कमान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, मध्य वायु कमान का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में और यानी प्रयागराज में, और रखरखाव कमान का जो मुख्यालय है ये है नागपुर में और प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय है बेंगलोर में। तो ये सभी हेडक्वार्टर नोट कर ले। दोस्तों, वायुसेना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ MOU पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक 2024 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। वायुसेना ने अभी हाल ही में
भीष्म पोर्टेबल क्यूबस का परीक्षण किया है। ये जो भीष्म पोर्टेबल क्यूबस है यह चलता फिरता हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। भारत की सीमाओं पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है अमेरिका, फिर उसके बाद ब्राजील और तीसरे नंबर पर कौन करता है? भारत। एथेनॉल की अगर हम बात करें तो यह मक्का, गन्ना, गेहूं के पौधों की सामग्री से बनता है और यह एक प्रकार का एल्कोहल होता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। तो एथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिला करके इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषक कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, इसलिए एथेनॉल का आजकल ईंधन के रूप में उपयोग अधिक बढ़ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने भी 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार के द्वारा 2 स्थानों पर पराली और बांस से एथेनॉल बनाने के लिए रिफाइनरियां लगाई हैं। तो पहली रिफाइनरी लगाई गई है पानीपत हरियाणा में और दूसरी लगाई गई है नुमालीगढ़ असम में। बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र को 2022 में स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जमैका मार्ग क्या है। तो देखिए, दिल्ली में देशों के दूतावास होते हैं या उच्चायोग होते हैं। तो जमैका देश का भारत में उच्चायोग है। तो जमैका के उच्चायोग तक जाने वाली जो सड़क है उसका नाम रखा गया है जमैका मार्ग, जिसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। देखिए, अभी जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए थे। तो इसी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जमैका उच्चायोग तक जाने वाली सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि सड़कों से संबंधित हैं। तो सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है और पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेकारू मिगला फुक्चे सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया गया है। कनाडा के मरखम शहर में संगीतकार AR रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बना है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वें सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जूलिया रॉबर्ट्स को। तो दोस्तों, जूलिया रॉबर्ट्स कौन है? तो यह एक अमेरिकी अभिनेत्री है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सीजर पुरस्कार दिया जाएगा। और ये जो सीजर पुरस्कार है यह फ्रांस का एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, तो फ्रांस के द्वारा अमेरिका की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स को सीजर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगर हम जूलिया रॉबर्ट्स की बात करें तो इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है और आपको याद रखना है कि सीजर पुरस्कार पहली बार 1976 में प्रदान किया गया था। इतनी ही जानकारी काफ़ी है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। शाहरुख खान को आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। विनोद बच्चन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा। उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 100 पुरस्कार दिया गया है। विजय जैन को टाइम्स ऑफ पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया है और पीएम मोदी को भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत जैन। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है। तो यह एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होता है जिसका काम होता है भाषा को समझना, भाषा को उत्पन्न करना और भाषा के साथ संवाद करना। यानी कि अगर आप इससे बात करेंगे तो ये आपके सवालों का जवाब देगा। तो इस प्रकार का एक मॉडल तैयार किया जाता है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। तो भारत सरकार के समर्थन से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है भारत जैन। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी कि इसको बनाने में सहायता कौन कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डीडी किसान के द्वारा आर्टिफिशियल एंकर लॉन्च किए गए हैं जिनका नाम है क्रस और भूमि। हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 98 भाषाओं में। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्टार गेट। गूगल का एआई चैटबॉट कौन है? बार्ड। ओपन एआई का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट कौन है? चैट जीपीटी। और स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला राज्य कौन है? केरल। अगला क्वेश्चन है, जीएमआर ग्रुप ने किस क्रिकेट क्लब का अधिग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का। दोस्तों, जो हैम्पशायर काउंटी है ये इंग्लैंड का एक मशहूर क्रिकेट क्लब है। तो इसको अब खरीद लिया है भारत की कंपनी जीएमआर ग्रुप ने। ठीक है, तो यह किसी भी भारतीय कंपनी के द्वारा खरीदा गया पहला इंग्लिश क्रिकेट क्लब है। और इसको खरीदा कितने में है, यानी कि इसकी डील कितनी हुई है? 13 अरब रुपए की। हैम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की बात करें तो यह इंग्लैंड और वेल्स के घरेलू क्रिकेट का एक क्रिकेट क्लब है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। और जो जीएमआर ग्रुप है ये आईपीएल की दिल्ली कैपिटल का मालिक भी है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अजीत कुमार सक्सेना। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, टाइफून क्रैथोन ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा इसका ताइवान। तो दोस्तों, ताइवान देश में अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है क्रैथोन। तो इसने ताइवान को प्रभावित किया है। यहाँ पर आप ताइवान की लोकेशन देख सकते हैं, ये है चाइना और यहाँ पर स्थित है ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। दोस्तों, ये हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। यह भारत की होम ग्राउंड पर लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज जीत है? 18वीं। उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? बागपत, हाथरस, कासगंज। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहाँ किया गया है? रांची, झारखंड में। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? नलिन प्रभात। एंड्रयू हॉलनेस किस देश के पीएम है जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं? जमैका। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एमबी श्रेयांश कुमार। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहां से की गई है? मुंबई से। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे। जैसे यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यूरोपीय यूनियन का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बीजिंग, चाइना में। बिम्स्टेक का ढाका, बांग्लादेश में। आसियान देशों का जकार्ता, इंडोनेशिया में। और एयू यानी अफ्रीकन यूनियन का आदिस अबाबा, इथियोपिया में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है ये भारत के गुरुग्राम में है।
अब हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डूरंड कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 16। आमिर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO नियुक्त किया गया है? झारखंड। किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? कोचीन एयरपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश सरकार किन दो शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर डेवलप करेगी? झांसी कानपुर। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट नमन। हाल ही में उप वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तेजेंद्र सिंह। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2 अक्टूबर बताया हुआ है। स्टडी करके ऐप को आप डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो आप टेस्ट प्राप्त कर लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप पर जाएंगे तो आपको जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इस ई बुक को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा आपको GK की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।